हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। ये रिवीजन बैच या रिवीजन वीडियो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, जिसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसका और भी पार्ट आएंगे, इसमें मैं 30 से 32 या 35 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और कुछ जो बेसिक उसके होंगे, क्यों ये घटना हुई, मैं वहाँ पे वो बताऊँगा। जहाँ पे मैप भी जरूरी होगा, मैं मैप भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट टाइप का होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने की देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आने वाले पार्ट में भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और वहीं से कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर्स से संबंधित, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, अगर आप को ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करें। आपका पहला प्रश्न है कि किस देश में सेवानिवृत्त की आयु को, यानी कि रिटायरमेंट की आयु को 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, और आप वीडियो को रोक के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो इसका सही जवाब है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस, ये देखिए भारी विरोध विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आयु 62 से बढ़ाकर जब 64 वर्ष करी जा रही थी रिटायरमेंट की, तो ये वहाँ पे बहुत ही भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पे आगजनी लोग किए, ठीक है। बहुत लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, बहुत लोग सड़कों पे, लाखों लोग सड़कों पे उतरे, ठीक है। तो ये एक पेंशन रिफॉर्म से संबंधित कोई बिल लाया जा रहा था, ठीक है, फ्रांस में। जो इमैनुअल मैक्रोन है वहाँ के राष्ट्रपति, उनके द्वारा कोई बिल लाया गया, ठीक है, पेंशन से संबंधित। तो उसी से रिलेटेड है। जब पेंशन, इनका इनका कहना ये था कि पेंशन अब उनको मिलेगी जो 62 की वजह 64 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो इस बात पे लोग भड़के हुए थे, ठीक है। तो मैं अगर फ्रांस की बात करूं, तो ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, और ये है अपना सुंदर भारत। और इधर हम जाएंगे अगर, तो इधर यूरोप पड़ेगा। अगर हम इसको जूम करें तो यहाँ पे फ्रांस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये फ्रांस है, इसकी बाउंड्री स्पेन से लगती है, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो बेल्जियम, और बाकी ये अटलांटिक महासागर से अपना सीमा बना रहा है, ठीक है। और इधर है उत्तरी सागर, ठीक है। और ये यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लंबी वीडियो होने वाली है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। तो अगला प्रश्न है कि सेवलॉन इंडिया ने हाल ही में किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो इसके सही जवाब है सचिन तेंदुलकर जी। ये आप तस्वीर देख के समझ जाएंगे। तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ओके। तो ये इसका सही जवाब है रानी रामपाल जी। ये है रानी रामपाल जी, जो हॉकी की प्लेयर हैं, और इनके नाम से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो रानी रामपाल के नाम पर बना स्टेडियम, इस खास सम्मान को पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं ये। और देखिए, ये भले ही उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बन रहा हो, लेकिन ये रहने वाली हरियाणा की हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लोकेशन दिखाऊं, तो ये देखिए, ये वर्ल्ड, सॉरी, ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। इसको जूम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, यहाँ पे है रायबरेली, ठीक है। रायबरेली और बरेली में कंफ्यूज नहीं होना, ये रायबरेली है, और यहाँ पे आपको मिलेगा बरेली, ओके। और कुछ यहाँ पे लोकेशन बात करूँ, तो ये देखिए, आपको बलिया मिलेगा, सबसे पूर्वी जिला, फिर ये सोनभद्र मिलेगा दक्षिणी जिला, और इधर सहारनपुर मिलेगा, सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का। आगे चलते हैं, नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन 2023 का, ठीक है, सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ, किस पे हुआ,
ये आपको बताना है। उससे पहले मैं अगेन फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ? तो इसका सही जवाब है INS विक्रांत। INS विक्रांत पे नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए ये राजनाथ सिंह है और ये सब नौसेना कमांडर हैं, ये राजनाथ सिंह है। ओके, अगर मैं नौसेना से संबंधित बात करूं तो इसकी चीफ की अगर बात करूं तो वो हैं एडमिरल R हरि कुमार जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से, ठीक है, पहली है और पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक बार में महीनों भर के हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, का भंडार करने में सक्षम है। ओके, तो ये रहे आपके ऑप्शन और इसके सही जवाब है फिनलैंड। ठीक है, तो ये देखिए ये एक आर्टिकल भी है, हाउ द सैंड बैटरी वर्क्स। कैसे सैंड बैटरी वर्क करता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक तो देखिए सैंड बैटरी जब देगा तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये थर्मल पावर स्टोर करेगा। थर्मल पावर का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट बिजली स्टोर नहीं करेगा, बल्कि थर्मल पावर यानी कि ये ऊष्मीय ऊर्जा को स्टोर करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा को स्टोर करने वाला, देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला लिखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय विंड। अगर पहले आप स्वच्छ ऊर्जा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये देखिए विंड द्वारा या वाटर द्वारा या फिर सोलर द्वारा, तो उसका जो 30% है आप उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूज करते हैं और उसके बाद जब 70% जो बचता है, ठीक है, जो 70% बचता है उसे आप सैंड बैटरी के तहत यूज कर सकते हैं। क्योंकि सैंड बैटरी क्या है, ये देखिए ये एक डिब्बे नुमा संरचना होती है ऐसे, इसमें सैंड यानी कि बालू भर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 70% एनर्जी है इसको दिया जाता है। ठीक, इसको दिया जाता है 70% एनर्जी बालू को गर्म करने के लिए 6000 से 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे इस बालू को गर्म किया जाता है। और ये बालू क्या होता है, यानी सैंड जो होता है वो लंबे समय तक गर्म रहता है। ठीक है, थर्मल पावर के तौर पे यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा के तौर पे ये गर्म रहता है। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि जैसे कि मान लीजिए अगर विंड नहीं चल रही हो तो विंड एनर्जी इसके वजह से बिजली उत्पन्न नहीं हो पाएगी, तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बादल गिरे हों, बारिश हो रही हो, सोलर एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी, तो उस समय ये जो स्टोर है ऊष्मा, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिजली बनाने में या हीट उत्पन्न करने में। ठीक है, तो ये है सैंड बैटरी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा वो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो फिनलैंड याद रखेंगे, फिनलैंड एक कॉन्सेप्ट लेके आया है। ठीक है, सैंड बैटरी का। और एक अभी हाल ही की खबर है कि फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये है विश्व का में, ये है यूरोप। और अगर फिनलैंड की लोकेशन आपको देखनी है तो यहाँ पे आपको फिनलैंड मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा, स्वीडन आपको देखने को मिलेगा और वहीं पे फिनलैंड। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने 2022 के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया? ठीक है, 2022 के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू जी ने जीता है और ये एक भारोत्तोलक है यानी कि वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। ठीक है, तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो सही जवाब है नई दिल्ली में। ठीक है, ये देखिए मिलेट वर्ष 2023 और ये है मिलेट्स के नाम, फॉक्सटेल है, कोदो है, सावा है। ठीक है, ये देखिए प्रोशो है, ब्राउन टॉप है, लिटिल मिलेट है, ये सब मिलेट है। इन्हीं को मिला के श्री अन्न कहा जाता है। ठीक है, श्री अन्न किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट तो आप बता सकते हैं। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च सेंटर पूछता है आपको, तो आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
आपका अगला प्रश्न है, भारत के नेतृत्व में क्वाड देशों के सदस्यों के विदेश मंत्रियों की कहाँ हाल ही में बैठक हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वाड देशों के सदस्य जो हैं उनके जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है हाल ही में। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है क्योंकि इसमें नई दिल्ली ऑप्शन नहीं है, तो ये नई दिल्ली में बैठक हुई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और क्वाड का मतलब होता है चतुर्भुज एक टाइप का समझ सकते हैं, जिसमें 4 देश हैं, एक है इंडिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जापान है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर यूएसए। ये चारों मिला के चतुर्भुज जैसी आकृति बनाते हैं, इसलिए इनको क्वाड कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो देश का पहला मदर मिल्क बैंक बन रहा है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। और कहाँ पे हो रहा है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। ठीक है, ये देखिए, ये माताएं हैं, ठीक है, जो मिल्क को डोनेट करने के लिए आई हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से शुरू शुरू में, अगर शुरू में इनका नाम देखा जाए तो ये डॉक्टर अर्मीडा है। भले ये उत्तराखंड ने पहला मदर मिल्क बैंक बना रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो ये महाराष्ट्र की या मुंबई की कह सकते हैं डॉक्टर अर्मीडा हैं, उनके कॉन्सेप्ट से, अर्मीडा फर्नांडिस के कॉन्सेप्ट से ये लिया गया था। ठीक है, तो ये देखिए, बच्चों तक माँ का दूध पहुँचाने के लिए उत्तराखंड में होने जा रही है पहले मदर मिल्क बैंक की स्थापना। इससे क्या होगा कि ये जो बैंक होगा, बनेगा मदर मिल्क बैंक, तो इसमें जो माताएं होंगी वे पहली बार तो एक वे स्वेच्छा से इसमें मिल्क दान करेंगी। ठीक है, दूसरी ऐसी माताओं को इसमें लिया जाएगा जिनके बच्चे दूध उनका नहीं पीते हैं, वो यहाँ पे मिल्क दान कर सकेंगी अपना। क्योंकि अगर कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, अगर उनका बच्चा दूध नहीं पीता, तो उन वो दान कर दे तो बढ़िया है, उनके बॉडी के लिए वो बढ़िया रहता है, नहीं तो वो एक तरह से कैंसर का काम कर सकता है। ठीक है, वो उनको अस्वस्थ कर सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है, जिससे कि ये होगा कि जो अनाथ बच्चे हैं जिनके पास माँ का दूध नहीं पहुँच पाता है, तो उनको माँ का दूध यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि माँ का दूध जो होता है वो एक तरह से बच्चों के लिए अमृत का काम करता है, उनको बहुत सारी बीमारियों से वो बचाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि राज्य सरकार कौन सा है, मतलब किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया, तो वह है उत्तराखंड। ठीक है, आइए आगे चलते। सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? ठीक है, तो ये देखिए, ऐसी लैंडमार्क वर्डिक्ट, मतलब ऐसा एक ऐतिहासिक फैसला इसका आया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो गए। यानी कि इस पैनल में उपरोक्त सभी, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हो गए, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों लोग चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भाग लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक अगर कोई संसद नियम कानून इस पर नहीं बना देती, अधिनियम नहीं ला देती, तब तक इस प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोली है। अगर हम 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो हैं राजीव कुमार जी, 25वें हैं। ठीक है, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो भाग 5 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 324 से 329 तक। पहले ये होता था कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अब एक पैनल बनेगा जिसमें से प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता रहेंगे, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ओके, भारत के। अगला आपको प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या फिनलैंड लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही बात है। अभी फिनलैंड के बाद देखें कि वो नाटो भी ज्वाइन कर लिया है। इधर हैप्पीनेस रैंक में भी सर्वाधिक इसका स्थान आया है, वो भी 6वां बार। तो डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। और भारत की रैंक 126 है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3। ओके, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लीजिए, भारत की रैंक 126 है और पहले नंबर पे फिनलैंड।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है पाकिस्तान का? सही है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है पाकिस्तान का। क्या भारत में भिवाड़ी यानी जो राजस्थान में भिवाड़ी है सबसे प्रदूषित शहर है भारत का? तो ये भी सही है। अफ्रीकन देश चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये भी सही है। और भारत विश्व में 9वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1 2 3। क्यों भारत विश्व का 9वां देश सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये गलत है क्योंकि ये 9वां नहीं है, ये 8वां है। ठीक है, तो ये देखिए न्यूज भी है, इंडिया 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन वर्ल्ड। ठीक है, पहले 5वें पोजीशन पे था, अब 8वें पोजीशन में है। ओके, भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम, ठीक है, के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है तमिल। ये तमिल लेखिका है शिवशंकरी जी, और इनका जो लेख है वो है सूर्यवंशम, जिसके लिए इन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और ये कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन की बात करें तो के का नाम है कृष्ण कुमार बिरला, ठीक है, फुल फॉर्म। और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये है कि ये जो साहित्य होते हैं उनको प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट आपका अगला न्यूज है कि 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत किस देश ने की निम्नलिखित में से? ओके, तो इसका सही जवाब है कोलंबिया। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत की है। देखिए AIR यानी कि ऑल इंडिया जो रेडियो है भारत की, उसने भी कवर किया था इसको। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ कोलंबिया के, तो देखिए ये विश्व का मैप है, ये अपना सुंदर भारत। इसके वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर इसको यहाँ पे जूम करेंगे तो ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का फुल मैप, और ये देखिए कोलंबिया इसकी लोकेशन है। इसके बाउंड्री वेनेजुएला, और इधर आपको ब्राज़ील, और इधर इक्वाडोर, और इधर पेरू से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शहर ने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट 2023 की मेज़बानी की है? ठीक है, तो खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट 2023 की मेज़बानी, यानी कि 10 खेल यहाँ पे होंगे। और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये टूर्नामेंट हो रहा है, और इसमें खो खो, वुशु, रेसलिंग, फेंसिंग, आर्चरी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगा, ये सब इसमें शामिल होंगे। ओके, अगला प्रश्न है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है बेंगलुरु। देखिए ये देखिए कमलम फल है, फ्रूट है, जिसे ड्रैगन फ्रूट भी कहते हैं। ये मैं इसको बता दूँ कि ये डेंगू के मरीज को डॉक्टर खाने के लिए काफ़ी सलाह देता है। हालांकि डॉक्टर नहीं खाने के लिए सलाह देता है, लेकिन लोग खिलाते हैं। इससे प्लेटलेट्स काफ़ी जल्दी तेज़ी से गेन होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कमलम का पेड़ है, कैसे ये होता है, इस टाइप का होता है। इसे काटेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। अगर पूछे भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भी बेंगलुरु में ही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल क्या है कि जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं, ठीक है, तो गौशालाओं का आर्थिक उपयोग क्या हो सकता है? जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ के उसमें अगर रखा जा रहा है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सके, ठीक है, जैसे कि ये बर्डन न लगे सरकार के ऊपर, तो उसका उपयोग क्या है गौशालाओं का, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाएगी कि आप थोड़ा सर्वे कीजिए कि क्या क्या मतलब जो गाय हैं उसमें उनके जो अपशिष्ट होते हैं, कहने का मतलब उनका जो गोबर होता है, ठीक है, तो उनका क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसकी व्यवहार्यताओं के लिए, आर्थिक व्यवहार्यताओं के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा बनाई की गई है? तो वो आपका नीति आयोग। ठीक है, तो ये देखिए
एक आर्टिकल भी था कि बैक टू द रूट्स, यानी कि अपनी जड़ों की तरफ वापस जाओ, उनका सही इस्तेमाल क्या होता है वो बताइए हमें, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसके यूरिन, जो गाय हैं उनकी यूरिन और जो डंग यानी गोबर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, उर्वरक के तौर पे कर सकते हैं। बहुत सारे इन्होंने यूजेज बताई उसके, ठीक है। तो यही शीर्षक जो जारी किया था वो था नीति आयोग, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 में, ठीक है। ये जो योजना आयोग था उसी की जगह पे आया था नीति आयोग, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं, ठीक है, वो सुमन बेरी जी हैं, महिला उपाध्यक्ष पहली बार बनी थी। ओके, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से, सिंपल है, ट्रैकिंग करना है, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड उसकी क्वालिटी है, क्या किस लेवल पे है, उसकी ट्रैकिंग करने के उद्देश्य से किस संस्था ने एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसी को बताना है आपको, ठीक है। तो ग्रीन हाउस को ये ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा, क्या लेवल है उसका। तो ऐसा करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है WMO। ओके, WMO ने ऐसा किया है। तो ये देखिए, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, WMO। अगर ग्रीन हाउस की गैसेज की बात करें तो ये एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। तो उसमें मेथेन शामिल है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ओजोन शामिल है, ठीक है। इधर देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये है ग्रीन हाउस गैसेज जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर WMO ने, देखिए WMO ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस निगरानी अवसंरचना लॉन्च किया, ठीक है। ये न्यूज आर्टिकल दिखा देता हूँ जिससे कि विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे। तो अगर हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO का मतलब होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कह सकते हैं वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको। ओके, और ये एक UN की बॉडी है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि जिसको MOSPI भी कहा जाता है, द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। महिला और पुरुष 2022 का रिपोर्ट ये जारी होता है क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि जो मेन और वुमेन में इनइक्वलिटी है कितना है, ठीक है, क्या स्थिति है, उसी के लेके रिपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, पहला इसमें कथन है कि भारत का लिंगानुपात 2011 के 1943 से बढ़कर 2036 तक 943 से बढ़कर 2036 तक 952 हो जाएगा। तो ये सही है। विवाह के लिए जो औसत आयु थी अभी तक, ठीक है, 2017 तक, वो 2017 तक 22.1 वर्ष थी, ठीक है। 2020 तक ये 22.7 वर्ष हो जाएगी, ये भी सही है। जन्म के समय जो लिंगानुपात हुआ करता था 2017-19 में 904 हुआ करता था, तो ये 2018-19 में बढ़ के 907 हो जाएगा, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सभी कथन इसमें आपको सही मिलेंगे। ओके, तो इसमें और कुछ जानने लायक नहीं है, उसको बस डाटा था तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत जो है सैन्य हार्डवेयर, यानी कि सैन्य उपकरणों का दुनिया में सबसे शीर्ष आयातक देश था। सही है, सबसे ज़्यादा आयात भारत करता है, उसके बाद सऊदी अरबिया करता है। 2013-17 और 2018-22 के बीच अमेरिका क्या है, सबसे ज़्यादा निर्यातक देश था सैन्य उपकरणों का, ये भी सही है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है भारत, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। और अगर हम सिप्री की रिपोर्ट की बात करें, देखिए ये देखिए 11%, जितना भी 100% की बात करें, अगर आयात देश करते हैं तो उसमें से 11% केवल
इंडिया करता है, उसके बाद 9.6% सऊदी अरेबिया करता है, फिर कतर। ठीक है, ये रेशियो है। पाकिस्तान 3.7% करता है। और इसी सिपरी की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, और फाउंडर में इरलैंडर एल्वा मेरिडल करके हैं, ये लोग हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर सोलना में मिलेगा, ये भी आपको स्वीडन में मिलेगा। ठीक है, स्टॉकहोम भी स्वीडन में ही है, क्योंकि स्टॉकहोम जो इसका फुल फॉर्म में आता है वो स्वीडन में ही है। तो सोलना में इसको हेडक्वार्टर जो वो भी स्वीडन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से संबंधित ये समझौता हुआ है। तो किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं। ये देखिए, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ये साइन कर रहे हैं। ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये भारत के। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें यानी अर्धचालक की बात करें तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से न तो ये पूरी तरह से न तो अचालक होते हैं और न ही पूरी तरह से चालक होते हैं, ये बीच के होते हैं, इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, अगर अर्धचालकों में बात करें तो पूछा जाता है कौन कौन सा है, तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम है, ठीक है, गैलियम है और आर्सेनाइड है। इनका आप ध्यान रखेंगे कि ये सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो इतना चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक तरह से चिप टाइप का होता है। ठीक है, चिप एक सर्किट टाइप का होता है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से में ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चल सकती है। ये आप ध्यान रखें, आप जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी ये सेमीकंडक्टर यूज होता है। जो आप टीवी इस्तेमाल करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर, रिमोट उसमें भी सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है सेमीकंडक्टर। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात जो फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय यानी कि सबसे लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट बना रहा कुछ देशों में। ठीक है, सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है इसने। तो ये किस किस देश को प्रभावित कर रहा था ये आपको बताना है। फ्रेडी चक्रवात, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ये इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मेडागास्कर को, मोजाम्बिक को और मलावी, ये तीनों को लंबे समय तक लगभग 33 दिन तक ये उनको इम्पैक्ट करता रहा। ठीक है, अगर इनकी लोकेशन बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है मेडागास्कर। ओके, और यहाँ पे दिखेगा आपको मोजाम्बिक। ओके, और मलावी की लोकेशन जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये रहा मलावी। ठीक है, ये मलावी है, ये मोजाम्बिक है, सॉरी ये मलावी है, ये मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर है, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, चक्रवात की अगर बात करें तो थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए यहाँ पे 1-2 मिनट। तो देखिए यहाँ पे अगर जापान साइड जाएंगे, चाइना साइड जाएंगे, चाइना सी में जाएंगे तो वहाँ पे जो कोई चक्रवात आता है उसे टाइफून कहते हैं। ठीक है, अगर इधर हिंद महासागर में कोई चक्रवात आता है तो उसे चक्रवात ही कहते हैं, जिसे साइक्लोन कहते हैं। अगर इधर अमेरिका साइड और कोई चक्रवात आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, अगर मैं चक्रवात को बात करूं तो ये 0 डिग्री लाइन होती है जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, सॉरी भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के अगर नॉर्थ साइड अगर ये चक्रवात आता है तो इसकी दिशा जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, ऐसे होती है। ठीक है, अगर यही चक्रवात अगर भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि साउथ साइड आता है तो इसकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। घड़ी ऐसे चलती है तो इधर क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, तो नॉर्थ में आएगा तो ये क्लॉकवाइज होगा ऐसे। अगर ये साउथ में आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा यानी कि ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है चक्रवात का। अगर चक्रवात की बात करें कैसे ये चक्रवात आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो देखिए जो जल होता है यानी कि जो पानी होता है समुद्र का वो लार्ज स्केल पे यहाँ पे हीट होने लगता है और हीट होके, ठीक है, ये हीट होगा। इसके बाद ये आसपास की जो हवाएं होंगी उनको गर्म कर देगा और हवाएं जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती हैं और हल्की होकर ये ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है,
ऊपर उठने लगेंगी। उसके बाद ऊपर उठने के बाद, ठीक है, ये इनका फैलाव होने लगता है और ये धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं और ठंडी होते ही ये फिर से तेज़ी के साथ नीचे आने लगती है, जिसे आरोहण कहते हैं, नीचे आने लगती है। उसके बाद बारिश होगी, तेज आंधी आएगी, ठीक है। ये तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं चक्रवात में। तो आइए आगे चलते हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है सर डेविड चिपरफील्ड को 2023 का प्रित्जकर अवार्ड दिया जा रहा है आर्किटेक्चर का, ठीक है। ये देखिए सर डेविड चिपरफील्ड हैं, ओके। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, ठीक है। तो विम्स इसको कहते हैं, वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता 2023 का ये पुरस्कार है। इसमें ये दिखाया जाता है कि महिलाएं कितना सक्रिय हैं स्वच्छता को लेके, कितना काम वो करती हैं, वो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो जो आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय है, ठीक है, उसने ये घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। इससे संबंधित कुछ बात और देख लेते हैं। स्वच्छता और अपशिष्ट में महिलाओं के लिए असर को रेखांकित करने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालयों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है, उन्होंने 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस, तो आपने यहाँ ये अवार्ड देख लिया, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सलोनी क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सही जवाब है नागालैंड। सलोनी क्रूसे नागालैंड राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। ये है सलोनी क्रूसे, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सलोनी क्रूसे बिकम्स फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर, ओके। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो वो हैं ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी जी। ये हैं ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी जी, भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई कमान संभालने वाली थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो पहली महिला अधिकारी बन गई है शालिजा धामी जी। और मंजू देवी की बात करें तो ये स्काई डाइविंग करने वाली पहली सोल्जर है, ठीक है। शिवा चौहान जी की बात करें तो ये आप जो सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं, जो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट युद्ध क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे डिप्लॉयड होने वाली पहली आर्मी ऑफिसर है शिवा चौहान, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अल्प विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो किस शहर में किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है दोहा, ठीक है। दोहा कहाँ पड़ता है, कतर, वहीं जहाँ फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, तो दोहा में ही हुआ है 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। एलडीसी अल्प विकसित देशों का, एलडीसी जिसे कहते हैं अल्प विकसित देश, ठीक है। तो 5th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, एलडीसी यानी लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, ये है उनकी लिस्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें भारत शामिल नहीं है, ओके। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है, ठीक है। तो साझी बौद्ध विरासत का एक एससीओ मीटिंग हुई थी। आपको पता है कि एससीओ की अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है, ठीक है। तो एससीओ की मीटिंग हुई थी, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था बौद्ध विरासत को लेके। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये अन्य देश के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो लोग हैं। तो ये सम्मेलन आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हम एससीओ की बात करें, ये देखिए बहुत सारी स्लाइड लगा रखा हूँ, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एससीओ की बात करूँ, ठीक है, तो इससे पहले पूछा जा सकता है कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि एससीओ मीटिंग इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इससे संबंधित सवाल तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको पहले संघाई 5 के नाम से जानते थे। 2001 में इसको हम एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने लगे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा, ओके। और इसके मेंबर हैं ये 8, ठीक है। कौन कौन से, चीन है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इनको आप
ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वर कंट्री पूछे तो अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान। हालांकि इतना नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा तो हेडक्वार्टर पूछ सकता है, कब स्थापना हुई थी, इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, कौन कौन इसमें देश है, ठीक है। और देखा जाए भारत और पाकिस्तान आपको 9 जून 2017 को ये इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये रहे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि 32वां जो व्यास सम्मान मिला है 2022 का, तो वो उसके संबंध में कथन दिया गया। तो क्या यह हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वां व्यास सम्मान मिला है? सही है। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। अभी मैं के बिरला फाउंडेशन का बताया था उसके बारे में। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, और के का नाम है कृष्ण कुमार। के का फुल फॉर्म होता है कृष्ण कुमार, ठीक है। तो ये देखिए 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को इनके उपन्यास पागलखाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है, तो इस बात को आप थोड़ा याद रखेंगे, ओके। तो ये रहा आपका प्रश्नों की श्रृंखला, पूरी श्रृंखला है, ठीक है। अगेन मैं ये आप कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, सीरीज आपको अच्छी लग रही, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। और बाकी मैं इससे संबंधित और जो बाकी सीरीज होगी, ठीक है, ये पार्ट 1 था, मैं और पार्ट लाऊंगा जिसमें से 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कभी करीब 1000 लगभग क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम से पहले कर लेंगे, तो आप इस सीरीज से जुड़िए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।